हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग में। तो आप जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछली जो हमने क्लास जो स्टार्ट की है वो स्टार्ट की हमने जियोग्राफी की। तो हम इस जियोग्राफी की क्लास के अंदर हम आज सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जियोग्राफी के अंदर कंटेंट बताया था कि हम इस कोर्स के अंदर क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम आज जो ये सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, तो इस सेकंड चैप्टर जो लेके आए इसमें हम करेंगे ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ओके, 1 मिनट। यस, हम करेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम है, इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, क्योंकि एक पार्ट हम नहीं बना सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 1 मिनट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसके जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है, अवधारणाएं थोड़ी सी बताएंगे, कंसेप्शन, ठीक है, और एक आपने सबने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, और द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, इसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम पार्ट 1 में ही जानेंगे। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। आपने गैलेक्सी और नेबुला, आकाशगंगा और निहारिका के बारे में सुना होगा, वो भी हम पार्ट 1 में जानेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। और इसी वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर हम करेंगे तारे, स्टार, ठीक है, स्टार। तो स्टार की उत्पत्ति कैसी हुई, यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो वो सब हम उनके अंदर जानेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल का नाम आपने सुना होगा, वो देखेंगे। नक्षत्र मंडल देखेंगे, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा, उसके बारे में जानेंगे। सौर मंडल, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, और पार्ट 3 के अंदर जो सोलर सिस्टम के जो प्लानेट होंगे, जो ग्रह होंगे, वो बुध है, शुक्र ग्रह है, वरुण है, अरुण है, ठीक है, ये जो ग्रह हैं वो पार्ट 3 में करेंगे। ओके, और धूमकेतु, पुच्छल तारा जिसे कहते हैं, वो हम इसमें करेंगे पार्ट 3 के अंदर। और क्या रह जाएगा इसमें, जो धूमकेतु यानी कि कॉमेट, उल्कापिंड, मेट्रोज या मेट्रोराइट, तो वो सब करेंगे। और शुद्ध ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स, वो भी हम पार्ट 3 में करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स क्या चीज़ है, द ब्रह्मांड क्या चीज़ है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, 1 मिनट, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जिस पृथ्वी, 1 मिनट, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ये सौरमंडल का एक हिस्सा है। यानी कि जो हमारी अर्थ है, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है सोलर सिस्टम का। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, ये है आकाश गंगाओं का, यानी कि गैलेक्सीज का। आकाश गंगाओं को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, तो ये गैलेक्सीज का हिस्सा है। तो और ये गैलेक्सीज क्या चीज़ है, ये मैं आपको अगली 1-2 स्लाइड के बाद में बताऊंगा। गैलेक्सी क्या चीज़ है, आकाश गंगा क्या, आपने नाम जरूर सुना होगा अगर जियोग्राफी पढ़ी है तो। उसके अंदर हम तो, और आकाश गंगा ही है ना, वो कोई 1 या 2 या 3 या 5 नहीं है ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ ये जो है गैलेक्सीज हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, अर्थ है जो, ये सौरमंडल का हिस्सा है, और जो सौरमंडल है वो आकाश गंगाओं का हिस्सा है। ठीक है, और यानी कि मैं आपको अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं, ये अगली स्लाइड में देखिए आप, ये देखिए, द यूनिवर्स इज ए कंपोजाइट फ्रॉम, 1 मिनट, द यूनिवर्स इज ए कंपोजाइट फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स टू मैसिव गैलेक्सीज एंड द अर्थ इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, और जो सूक्ष्म अणु हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से लेके मैसिव गैलेक्सीज तक, यानी कि छोटे से अणु से लेके बड़ी से बड़ी विशालकाय आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को, यानी कि उनके एक कॉम्पोजाइट रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है, और जो सौरमंडल है ना, 1 मिनट, ये हटा देता हूँ। द सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट है, जो कि विच इज फॉर्म बाय द नेबुला एंड मोर देन 99% ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंटेन इन द सन, द रेस्ट ऑफ द हाउस इज मेड अप ऑफ रिमेनिंग मास। यानी कि सौर मंडल है जो हमारा, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है,
जिसकी जो सौरमंडल है ना, जो ये हमारा जो सौरमंडल है वो है ब्रह्मांड का हिस्सा, ठीक है, जिसकी रचना निहारिका नामक नेबुला कहते हैं। निहारिका को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, ठीक है। नेबुला और आकाशगंगा, यानी कि नेबुला और गैलेक्सीज मैं आपको एक दो स्लाइड के बाद बताऊंगा ये होती क्या है, ठीक है। तो निहारिका नामक एक बहुत ही, यानी कि नेबुला नामक एक बहुत ही विशाल गैसीय पिंड, गैस का पिंड बना हुआ है, उससे बनी हुई है, उससे रचना हुई है सौरमंडल की, ठीक है। और जो हमारा सौरमंडल स्थित है, जिस आकाशगंगा में हजारों करोड़ आकाशगंगाएं हैं, उन आकाशगंगाओं में से किसी एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम मौजूद है। वो जो सोलर सिस्टम है ना, वो जहाँ मौजूद है जिस आकाशगंगा में, उसको कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं उसको? मंदाकिनी। उसका नाम है मंदाकिनी, ये नाम है, ठीक है। जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम है उसको कहते हैं मंदाकिनी। और हमारा सौरमंडल है जो, ये भी बताऊं कि जो सौरमंडल है, 1 मिनट, सौरमंडल है जो, उसका लगभग 99% हिस्सा, यानी कि 99% मास जो है वो सूर्य में निहित है। मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान जो वो सूर्य में निहित है। किस में निहित है? सूर्य में। 1 मिनट, हाँ, 99% हिस्सा सूर्य में, सूर्य में है, सन में है, ठीक है। क्या है 99%? मास यानी कि द्रव्यमान। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ब्रह्मांड समझ आया होगा। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाशगंगाओं का हिस्सा है। आकाशगंगा एक नहीं है, हजारों करोड़ आकाशगंगाएं हैं। और सौरमंडल जो सोलर सिस्टम, जिस आकाशगंगा में यानी कि जिस गैलेक्सीज में हमारा सौरमंडल है, उस गैलेक्सी को क्या कहते हैं? उस गैलेक्सी को कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। और जो सौरमंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का 99% से भी अधिक हिस्सा, यानी कि अधिक मास, द्रव्यमान, ठीक है, वो सूर्य में। और बाकी जितना भी सिर्फ 1% बचा, 1% से भी कम बचा, उसमें सारे ग्रह बने हुए हैं। उसमें जैसे कि पृथ्वी ग्रह है, शुक्र है, मंगल है, जो भी शनि ग्रह है, वरुण है, अरुण है, जितने भी ग्रह है, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, जो भी है सारे उसी के अंदर सिर्फ 1% में बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 99% सिर्फ सूर्य में, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये देखिए, हाँ, उसके बाद आती है अवधारणाएं। क्या आती है? अवधारणाएं। देखिए टोलेमी, टोलेमी नाम मैंने आपको कल पहले लेक्चर में भी बताया था। उस टोलेमी के मतलब जो टोलेमी नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक रचना कल मैंने बताई थी, द जियोग्राफी, ठीक है। और एक उनकी एक और जियोसेंट्रिक अवधारणा है। उन्होंने इस जियोसेंट्रिक अवधारणा के अंदर क्या कहा कि जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने ब्रह्मांड का ही हिस्सा है, ठीक है। और ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, यानी कि जो यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड हो गया लगा लो, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल केंद्र में, यानी कि बिल्कुल सेंटर में क्या है? अर्थ है हमारी, ठीक है। उन्होंने ये कहा। और जो सूर्य है, जो सन है, और जो बाकी जो प्लानेट है, वो इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, अर्थ की परिक्रमा करते हैं। टोलेमी ने कहा, ये किसने कहा? टोलेमी ने। टोलेमी ने कहा, क्या कहा कि जो पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है वो ब्रह्मांड के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, यानी कि यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है। और बाकी जितने भी ग्रह हैं, चाहे सूर्य है, जितने भी बाकी प्लानेट है, वो सारे पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उनके बाद क्या हुआ? उनके थोड़े समय बाद कोपरनिकस, कोपरनिकस का नाम आपने शायद सुना होगा। कल मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल की जो संकल्पना है जो कोपरनिकस ने दी थी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, 1 मिनट, सॉरी, जो कोपरनिकस ने क्या कहा था कि जो सौरमंडल है ना, जो सॉरी जो हमारी पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ये यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, ठीक है। इन्होंने टोलेमी की जो अवधारणा थी, जो उनकी कंसेप्शन थी, ठीक है, वो रोंग सिद्ध कर दी। उन्होंने रोंग कह दिया कि भी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में सूर्य है, जो पूरा यूनिवर्स है, इसके जो बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या है? सन है हमारा, क्या है? सन है। और जो बाकी जितने भी ग्रह हैं, जो पृथ्वी है, चाहे वो जितने भी बाकी प्लानेट है, वो सारे इसकी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यही जो अवधारणा थी, यही जो कंसेप्शन थी कोपरनिकस की, हेलियोस्ट्रिक, जो, हाँ, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा इसको कहा जाता है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। और टोलेमी की जो अवधारणा थी, जो कंसेप्शन थी, वो टोलेमी की जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहलाती है, ठीक है। ये शायद स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे। और कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, ये
कोपरनिकस की कहलाती है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ठीक है, यानी कि सन है, और बाकी जितने भी प्लैनेट है वो सारे सन की ही परिक्रमा करते हैं, उनके ही अराउंड वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, और ये जो हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट है जो कोपरनिकस का, यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे सही माना गया। इसलिए जो कोपरनिकस को आधुनिक यानी कि मॉडर्न खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? मॉडर्न आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक इन्हें कोपरनिकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोपरनिकस को, ठीक है। उनके बाद क्या हुआ कि 1920 के अंदर, 1920 में एडविन हब्बल नाम के एक साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट और हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, ठीक है, ब्रह्मांड रुका नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड एक बार बन गया तो बन गया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अभी भी जारी है। वो जारी कैसे है? उन्होंने मतलब कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हम कुछ भी कह देंगे कि ब्रह्मांड जारी है। ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी कह देंगे भी हाँ ब्रह्मांड जारी है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया, बताया कि क्यों जारी है ये ब्रह्मांड। उन्होंने कहा कि आकाश गंगा या जो गैलेक्सी है उनके बीच दूरियां बढ़ रही है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हाँ, और आकाश गंगाएं क्या होती है वो मैं आपको अभी अगली स्लाइड में ही बताऊंगा, ठीक है। आकाश गंगाएं जो गैलेक्सीज हैं उनकी दूरियां बढ़ रही है। उन्होंने इस आधार पे, इस प्रूफ के आधार पे एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड है जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है। इन 1920 एडविन हब्बल सेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज स्टिल गोइंग ऑन कंटिन्यूसली विच ही टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना ये, ठीक है। गैलेक्सीज के बीच में जो गैलेक्सी एक एरी यानी कि इन दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है उनके आधार पर ही उन्होंने, एडविन हब्बल ने 1920 में 1920 के अंदर ये बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं आकाशगंगा और निहारिका क्या होती है, गैलेक्सी एंड नेबुला। देखिए 1 मिनट, ये देखिए ये आपकी गैलेक्सीज हैं, ये नेबुला है, ठीक है। यानी कि गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा और नेबुला यानी कि निहारिका, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए सबसे पहले आप देखिए नेबुला क्या होती है यानी कि निहारिका क्या होती है, ठीक। निहारिका क्या होती है ये देखिए। तो जो आकाशगंगाओं के जो निर्माण का, जो गैलेक्सी के जो निर्माण की जो शुरुआत हुई ना, वो हाइड्रोजन गैस से हुई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से बड़े 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 विशाल बादल बने, क्लाउड्स बने, ठीक है। हाइड्रोजन गैस से क्या बने? 1 मिनट, हाइड्रोजन गैस से बड़े बड़े बादल बने। हाइड्रोजन गैस से, किससे? हाइड्रोजन गैस से विशाल बादल बने, ठीक है। और जिसे निहारिका कहा जाता है, ये जो निहारिका है यानी कि जो नेबुला है, यानी कि नेबुला, ये हाइड्रोजन गैस से कई बादल्स हैं, ठीक है। क्लाउड है यानी कि क्लाउड्स हैं, हाइड्रोजन गैस से बने कई क्लाउड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये काफ़ी बढ़ते गए, ठीक है। एक था पहले, फिर दो हुए, और ये बड़े बड़े भी होते गए। ऐसा नहीं कि पहले जैसे कि 1 मिनट, पहले जैसे कि छोटे थे, सॉरी, पहले छोटे थे, फिर उसके बाद ये बड़े हो गए, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस से जो क्लाउड थे ना, वो पहले छोटे थे, वो बड़े हो गए और बढ़ते भी गए, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह बढ़ते गए, ठीक है। और इससे कई गैसों के झुंड विकसित हो गए, जैसे कि गैस का एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर गैस का बादल बन गया, एक यहाँ पे बन गया, कई बादलों के झुंड बन गए ये, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और झुंड बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि गैसीय पिंड बन गए ये, यानी कि गैस के एक पिंड बन गए, यानी कि झुंड एक यहाँ बन गया, जैसे कि इसमें कई बादल हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, ठीक है। इन्हीं से ही तारों का निर्माण हुआ। तारे जो स्टार्स हैं उनके बिल्कुल बड़ी अच्छे से ओरिजिन और इवोल्यूशन हम अगले पार्ट में करेंगे कि किस प्रकार उनका ओरिजिन हुआ और किस प्रकार उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और बस आपको मैं इसमें बता देता हूँ नेबुला क्या होता है। नेबुला यही चीज़ होती है कि भाई हाइड्रोजन गैस से ये बादल बने, ठीक है, इन्हीं को ही नेबुला कहा जाता है। और ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं ये बड़े होते होते ये काफ़ी ज़्यादा भी फैल गए और बड़े भी हो गए। और जैसे जैसे बड़े हुए तो इनसे गैस के अलग अलग पिंड बन गए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह बहुत सारे बन गए, ठीक है। उन्हीं से तारों का निर्माण हुआ। और इन आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, साइंस के अंदर फिजिक्स में सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उनके अधीन जो तारे बंधे, जैसे कि एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये सारे इकट्ठे हो गए ना, ठीक है। और जैसे कि ये तारे बन गए थे, एक ये बन गया था तारे, एक ये, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये 4 तारे बन गए, जैसे 5 6 बहुत सारे तारे हो गए, ठीक है। और गैस के अलग अलग झुंड और विकसित हो गए बहुत सारे।
तो अब आ जाइए आप गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। ये देखिए तारे ही हैं सारे, कुछ धूलकण हैं, कुछ तारे हैं, कुछ हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं ये सारे, ठीक है। और ये जो सारे इकट्ठे हो गए, ये सारे एक साथ हो गए, तो इसी को ही गैलेक्सी कहा गया, इसी को ही आकाशगंगा कहा जाता है, ठीक है। आपको दोबारा बता दूं, छोटी सी चीज़ है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेबुला क्या होता है, ये हाइड्रोजन यानी कि नेबुला क्या होती है, निहारिका क्या होती है, हाइड्रोजन गैस से बने बने ये बड़े बड़े बादल्स हैं, यानी कि क्लाउड्स हैं, सॉरी क्लाउड्स हैं। और ये आपके जैसे ही बड़े होते गए तो ये ज़्यादा जगह में फैलते गए और इनकी संख्या भी ज़्यादा होती गई, नंबर्स भी ज़्यादा होते गए और ये साइज़ में भी बड़े होते गए। जैसे बड़े हुए तो अलग अलग ये गैसीय पिंड बन गए, ठीक है। एक यहाँ बहुत सारे गैसीय पिंड बन गए। इन्हीं से ही तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण हम अगले पार्ट में करेंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर इस जो ये तारे बने तो इन तारों से ही जो है सारे इकट्ठे हो गए तारे, धूलकण, ठीक है। और गैस के बाकी जो सिस्टम थे, तंत्र थे जो, वो सारे इकट्ठे हो गए। इन्हीं को आकाशगंगा कहा गया। इतना ही आकाशगंगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और आकाशगंगा से ना मैं आपको एक बताऊं, विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की किरणें निकलती रहती है, जिसमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, अक्ष किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें इनसे गैलेक्सी से निकलती है, ठीक है। ये देखिए, द सिस्टम ऑफ द स्टार गैसेज बाउंड बाय इफेक्ट इन विच इनफेल्ड रे इमिट गामाज रे, ठीक है, पराबैंगनी एंड रेडियोज रे इन टाइप ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इस जो आकाशगंगा से निकलती है, क्या निकलती है आकाशगंगा से, रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो रेज, ठीक है, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, अक्स किरणें, दर्श और पराबैंगनी किरणें, इस तरह जो आकाशगंगा से किरणें निकलती रहती है। और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में जिस गैलेक्सी में स्थित है उसको क्या कहते हैं, मंदाकिनी, क्या कहते हैं उसको, मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी है ना, जो आपको मैं बताऊँ एक चीज़, जो मंदाकिनी है हमारी, 1 मिनट, हाँ ये देखिए आप यहाँ पे मंदाकिनी और सर्पिलाकार में है इस तरह, ठीक है। उसी में हमारा सौरमंडल है, ठीक है। सौरमंडल को हम अगले चैप्टर में अच्छे से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या आता है कि जो ये मंदाकिनी है इसके बिल्कुल सेंटर को बल्ज क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बल्ज, ठीक है। इसके मंदाकिनी के सेंटर को बल्ज कहा जाता है। और इनमें से कोई एक हिस्सा है जहाँ से जो ये बल्ज कहा जाता है, इसमें से ही जो है एक बल्ज के अंदर ही ब्लैक होल मिलता है आपको। ब्लैक होल हम अगले चैप्टर में करेंगे। ब्लैक होल क्या होता है वो अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। जो सेंटर के अंदर बल्ज पाया जाता है और बल्ज के अंदर ही ब्लैक होल मिलता है, ठीक है। और मंदाकिनी की जो जो दूसरा हिस्सा है, ठीक है, उसमें हमारा सौरमंडल अवस्थित है। एक बिल्कुल सेंटर में तो बल्ज है यानी कि उसमें ब्लैक होल मिलता है, एक हिस्से के अंदर हमारी वो सौरमंडल स्थित है, ठीक है। और इसमें एक मिल्की वे, ये मिल्की वे भी कहलाती है भाई मंदाकिनी, ठीक है, मिल्की वे कहलाती है, ठीक है। और ये मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था ये बता दूं मैं आपको। मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो, नाम नोट कर लीजिए, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने इनको देखा था, ठीक है। ठीक है, आपने ये जान लिया। तो चलिए हम शुरुआत से एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए, आपने यूनिवर्स के बारे में जान लिया कि ब्रह्मांड होता क्या है, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, ओके। और इसकी कुछ कंसेप्शन थी, कुछ अवधारणाएं थी, उनके बारे में आपने देख लिया, ठीक है। और ये आप नोट भी कर लीजिएगा करना चाहो तो, ओके। और ये अवधारणाएं थी, ये भी आपने देख लिया होगा। उनके बाद उन्होंने क्या कहा ये भी आपने देख लिया होगा। आकाशगंगाएँ क्या होती है, क्या नहीं होती, उनके बारे में आप देख लिया होगा। ये रह गया भाई बिग बैंग सिद्धांत। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप बिग बैंग सिद्धांत को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप उसके अंदर देख लीजिएगा बिग बैंग सिद्धांत। इसी के साथ ही आपको इसका जो तीनों पार्ट जो वीडियो के आएंगे उन्हीं के बीच में आपको एक बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको गैलेक्सी और नेबुला होती क्या है, यानी कि हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल है जो एक साथ जो बड़ी संख्या में फैलते गए, फिर इकट्ठे हुए तारों का निर्माण हुआ, जो स्टार्स का निर्माण हुआ, वही स्टार जो इकट्ठे होते गए, इसमें धूलकण हुए और सारे जो एक साथ हो गए ना, तो वो उसको गैलेक्सी कहा गया, ठीक है, यानी कि आकाशगंगा कहा गया। और इससे कुछ किरणें हैं जो वो निकलती रहती है, रेज निकलती रहती है, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, अक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब इसमें से निकलती रहती है। और गैलेक्सी का ही पार्ट सौरमंडल है, और गैलेक्सी के अंदर और हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी है जो मंदाकिनी, जो कि सर्पिलाकार है, जिसके अंदर
हमारा सौरमंडल उपस्थित है, ठीक है। और मंदाकिनी को मिल्की वे भी कहते हैं भाई, ठीक है। और मंदाकिनी के बिल्कुल सेंटर में बल्ज है जिसके अंदर एक ब्लैक होल पाया जाता है। तो ठीक है, चलिए आप तो फिर और जो मंदाकिनी है इसको सबसे पहले गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। ये जो देख लीजिए आप, ये गैलेक्सी की डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिएगा चाहे, ठीक है। उसके बाद सौरमंडल मंदाकिनी में वही चीज़ लिखी हुई है और वही है जो मैंने समझाया आपको, देख लीजिएगा। ओके, अच्छा, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।